मेरी कौम बड़ी जज्बाती है, मेरी कौम बड़ी जज्बाती। जे भारत ने हमला किया फौज ते एटम बम चले सी, इसराइल दा ना रहसी, CIA दी ऐसी तैसी। इस तरह की बातें करके अपना दिल बहलाती है। मेरी कौम बड़ी जज्बाती है। एवें अख भर आती है मेरी कौम बड़ी जज्बाती है। जे भारत ने हमला कीता फौज ते एटम बम चलैसी, इसराइल दा नाना रहसी, CIA दी ऐसी तैसी। इस तरह की बातें करके अपना दिल बहलाती है। पाकिस्तान में डस्का के इलेक्शन जो ख़ास तौर पर बाई इलेक्शन है, उनके रिज़ल्ट्स जब सामने आए तो वहाँ की अपोजिशन ने शोर मचाया। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कह रहा है कि हम ये इलेक्शन दोबारा करवाएंगे। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तब्दीली के नारे के साथ साथ जब भी पाकिस्तान की सियासत की बात होती है तो ज़रा सी भी तनकीद हम यहाँ से करते हैं तो गद्दार कहलाते हैं। हालांकि हम वहाँ के हालात में बेहतरी देखना चाहते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे ही उम्दा शायर, आर्टिस्ट, बहुत सारी हैसियतें हैं, लेकिन बात वो करते हैं इंतहाई तरीके सलीके के साथ और ह्यूमर को अपनी ज़िंदगी में भी बरतते हुए, अपने आर्ट में भी बरतते हुए ज़िंदगी को सोखा कर देते हैं। मैं वेलकम करता हूँ अरशद भट्टी साहब का। शुक्रिया जी। अरशद भट्टी साहब, ज़िंदगी आपने काफ़ी सोखी की हुई है, बड़ी बड़ी औखी बातों के बावजूद। असल में हम बड़ी मल्टीलिंगुअल सोसाइटी हैं। तो जब आप कह रहे थे ना बाई इलेक्शन, तो वो जो पूरा यानी कि तहरीक इंसाफ के नौजवान हैं जो बीकन हाउस और ऐसे स्कूलों से पढ़े हैं और जो उर्दू के लफ्ज़ या अंग्रेजी के लफ्ज़ के स्पेलिंग उन्हें सही नहीं होते, तो उन्होंने वो बाई इलेक्शन को BUY समझा है। तो उन्होंने कहा कि बंदा चुक लो, इन्हों खरीद लो। और ज़ाहिर प्रैक्टिस तो सारी है। और दूसरा होता है कि जिस तरह नया मैनेजर फैक्ट्री में आ जाता है तो फैक्ट्री में कुछ तो मजदूर होते हैं, कुछ होते हैं जो मजदूरों को काबू करने वाले होते हैं। तो मजदूरों को काबू करने वाले यानी कि हमारे नौजवान बॉयज जो हैं वो तो सेम है। तो उनके टैक्टिस तो वही हैं कि चुक लो बंदा और आपने बॉयज़ की बात की तो मैं इसको खोलना नहीं चाहता अपने व्यूअर्स के लिए कि बॉयज़ से मुराद क्या है, मगर जो बॉयज़ ये काम करते बंदा चुक लो, फिर मेरा ख्याल है व्यूअर्स को बात समझ आ जाएगी। हम उन बॉयज़ को भी कहना चाहते हैं कि यार अपनी टेक्निक्स ज़रा बदल लें, ज़रा बेहतर कर लें। अब ये नहीं मैं कहना चाहता कि बंदे को मार दें, वो तो मारते ही रहते हैं। ज़रा थोड़ा सा हालात को बेहतर कर दें, इसमें ही सबकी बेहतरी है। तब्दीली की बात भट्टी साहब हम कर रहे हैं। तब्दीली की बड़ी तमन्ना थी पाकिस्तान की आवाम को, बहुत तब्दीली देखना चाहते थे। तो तब्दीली के हवाले से आपने एक रिसेंटली नज़म भी लिखी। पहले मैं चाहता हूँ कि नज़म ही सुने, फिर ज़रा बातचीत तब्दीली के हवाले से आपकी सुनते हैं। इस नज़म का जो थोड़ा बैकग्राउंड है ये भी यानी कि नए साल के साथ ही हुई। तो मैं देख रहा था कि भी नए साल पे हम ज़ाती तौर पे भी देखते हैं क्या हो गया पिछले साल में और अगले साल में क्या हो सकता है। तो मैं पाकिस्तान पे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा दिल वहीं होता है, जिस्म जहाँ भी हो आपकी तरह। तो वो मैं सोच रहा था कि पहले यानी कि इमरान खान साहब के आने से पहले एक पूरी इस्टेब्लिशमेंट का और सियासत का एक नारा होता था कि पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। अच्छा, अब फिर उसके बाद जब तब्दीली आई तो वो नाजुक दौर जो पीछे चला गया और ये एक रिफ्रेन आ गई। तो मैंने सोचा ये तब्दीली को हुआ क्या। तो फिर मुझे लगा कि ये तब्दीली थोड़ी सी लेट हो गई है। तो फिर इसको एक रेडियो ड्रामे की सूरत में लिखा। मैं, मेरे दोस्त हैं मुश्ताक और रदीस, उनके साथ थोड़ा सा हमने डिस्कस किया कैसे करें। तो इसको समझें कि ये जो मैं अभी आपको सुनाता हूँ तो यूँ समझे कि एक वेटिंग रूम है, यानी पाकिस्तान जो है वो एक वेटिंग रूम है जहाँ पे इंतज़ार हो रहा है एक ऐसी गाड़ी का जो तब्दीली के नाम पे आएगी और आगे कहीं लेके जाएगी। तो ये यानी उसमें रिफ्रेन है। तो इसको अर्ज करता हूँ, वेट करो ज़रा वेट, वेट करो भाई वेट, तब्दीली हो गई लेट, तब्दीली हो गई लेट। सी पिछों सही सलामत चली, इंजन गैस ब्रेकां पानी सब कुछ वधिया चालू सी, राह च अड़ गई पुल दे हेठ, हुण वेट करो ज़रा वेट, तब्दीली हो गई लेट, तब्दीली हो गई लेट, वेट करो ज़रा वेट। असी ते विच सी मौज दे, फिर आखे लगे फौज दे, हुण कोई ऐदा खुरा ना लभे, किथे जाइए खोज दे, टांगे रक्शे वैगन छड़ के ए गड्डी दियां टिकटां लईयां, अगे किते जान नहीं जोगे,
ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਲੋ ਨਾ ਫੜਕੋ ਛੁਰੀ ਦੇ ਹੇਠ, ਵੇਟ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਵੇਟ, ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਲੇਟ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਈ? ਕਦੇ PIA 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੋਣਾ ਲੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਟ, ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਲੇਟ, वेट करो जरा वेट, तब्दीली हो गई लेट, वेट करो भाई वेट, तब्दीली हो गई लेट। भट्टी साहब, ये जो तब्दीली है कितनी लेट है? इस पे मैं थोड़ा सा अगर संजीदा जवाब दूं, संजीदगी बात करना बहुत मुश्किल है। उसकी दो वजह कि एक तो मैं हर चीज़ में इतना ह्यूमर एम्बेड किया हुआ है, तो वो मतलब कहते हैं ना ली तो ले जाना है, लेकिन दूसरे कि संजीदा बात कोई करे तो वो जो आपने बात की थी कि संजीदा बात या तो समझ नहीं आती, या समझ आ जाए तो संजीदा बात का क्या इम्पैक्ट है, तो उसका फ़ौरन होता है कि ये गद्दार है, या CIA का एजेंट है, या इंडियन एजेंट है। मतलब हमारी तो उम्र गुजर गई, हमें तो किसी ने एजेंट ही नहीं बनाया। तो उसकी वजह ये है कि तब्दीली जो है वो 4 लेवल पे आती है। एक है सिंबॉलिक, कि आपने नारा लगा दिया, तो सिंबॉलिक तब्दीली तो हर रोज़ आती है। एक है कि सब्सटेंशियल तब्दीली, कि आपकी जो लिविंग कंडीशंस हैं, जो सोशल कंडीशंस हैं, वो चेंज हो रही कि नहीं हो रही। वो कंडीशन चेंज होती हैं जब स्ट्रक्चरल तब्दीली आती है, यानी जब लॉज रूल्स ऑफ द गेम बदलते हैं, और जब इंस्टीट्यूशनल या सिस्टेमिक लेवल पे तब्दीली आती है, वो नहीं आती। और वो जो मेरा प्रेमिस है या मेरा ख्याल है कि वाइसराय चला गया था, उसकी 11 जो है वो ब्यूरोक्रेसी है, वो फौज है, वो वही है। यानी पाक फौज की हिस्ट्री देखें तो वो 1947 से पुरानी है, इस्लाम की हिस्ट्री देखें तो वो 14 साल पुरानी है। ब्यूरोक्रेसी भी जो ये थी इंडियन सिविल सर्विस का हिस्सा थी। तो वो लोग, यानी कि वाइसराय चला गया, लेकिन जो काला साहब था या नीम यानी ब्राउन साहब जो था वो चल रहा है। तो अब एक नुक्ते में जो कहते हैं ना गल मुकदी बाबे बुल्ले शाह दे बकौल, वो ये है कि जो कॉलोनियल लोग थे उनके लिए जब उन्होंने हमें कॉलोनाइज किया हुआ था तो हम पे उनको सस्पिशन थी, शक था, और हमारी डिग्निटी नहीं थी कि कोई पकड़ के उठा के ले जाता था, किसी को मार देता था, बंद कर देता था। वो अब भी नहीं है। तो जो एक नुक्ता चेंज होने वाला है ना कि वो शहरी जो है वो इंश्योर करे, तो उसके बाद फिर रूल्स उससे एडजस्ट करते हैं। अभी जो शहरी है वो रूल्स के साथ बेचारा एडजस्ट हो रहा है। तो तब्दीली जब तक ये सही तरह से अच्छा तब्दीली ना आने में कुछ लोगों का फ़ायदा होता है, जैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी है, फौज है, हमारी गवर्निंग एलीट है, उनका फ़ायदा है कि ऐसे ही रहें हालात। और जब वो तब्दीली आएगी तो फिर जाहिर है कि इनकी रोजी रोटी तो ऐसे नहीं चलेगी। तो इसलिए तब्दीली आने के लिए ज़रूरी है कि यही लोग जब कन्विंस होंगे कि हाँ, और उसका खुदा ना खास्ता कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जंग ऐसी हो जाती है जैसे यानी जो जापान और अमेरिका के साथ हुआ, या कोई और बड़ी ह्यूमिलिएशन हो जाती है, या फिर ये कि फ़ौज के अंदर कुछ लोग जो हैं वो धड़ाबंदी हो जाती है, तो जो कि सारे जो हैं वो खून खराबे वाले ऑप्शंस हैं। तो उसका दूसरा तरीका ये है कि जो सियासतदान है वो अगर एक पेज पे हों, जो मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग थे, जो मिसाक जमहूरियत था, कि वो नेगोशिएट करें ग्रेजुअली, इंक्रीमेंटलिज्म जिसे कहते हैं। लेकिन वो भी चलने नहीं दिया। जब वो हो रहा था तो उन्होंने यानी कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने एक खान साहब बीच में ले आए। अब खान साहब ज़ाहिर है पॉपुलर तो वो हैं, लेकिन पॉपुलर होने का मकसद ये नहीं होता कि आप समझदार भी हैं और आप कामयाब भी होंगे। सो मेरा मतलब है कि तब्दीली आने में वक्त लगेगा भी। यानी आपका ये ख्याल है तब्दीली आने में वक्त लगेगा, और तब्दीली बहुत सारी जो हमारी अटकी हुई है, मैं तो यूँ कहूँगा, वो हमारे भारत के साथ जो हमारा रवैया उसकी वजह से भी अटकी हुई है कि हम अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं समझ रहे, और या कम से कम उस रीजन के ही हम अपने आप को सबूत नहीं समझते, हम अपने आप को अरबी समझते हैं। तो ये जो सूरत है ये अपनी जगह काफ़ी चैलेंजिंग है। मुझे इस हवाले से आपकी वो जो नज़म जो बुनियादी तौर पर उर्दू और हिंदी में है मगर उसमें पंजाबी का भी तड़का है, मैं चाहूँगा कि हम उसको भी सुने और बातचीत को आगे लेकर चलें। जी, उसमें बिल्कुल आपकी बात सही है कि देखिए 1947 में जब भी तहरीक पाकिस्तान चली तो उस वक्त एक नई आइडेंटिटी की ज़रूरत थी। यानी वो कहते हैं ना कि केस बनाना होता है, तो केस बनाना सी कि असी तुहाडे तो वखरे हैं। अच्छा, हुण DNA, खाना पीना, साडी बूदो बाश, हर चीज़ एक है, वेदर वी आर पंजाबी, ईस्ट पंजाबी, वेस्ट पंजाबी, और लाइक नॉर्थ इंडिया दे जो लोग ने। जी, अपनी नज़म सुनाइए। हाँ, ये है कि जी मेरा मसला ये है कि 2-4 को छोड़ के मेरे सारे हीरो तो हैं हिंदुस्तानी, मेरी बोली बोलने वाले, मेरे जैसे ख्वाब हैं जिनके, मेरे जैसे खाम खराबे। मेरा बाप था हिंदुस्तानी, मेरी माँ भी हिंदुस्तानी, जैसे मेरे भाई और बाबे। मेरा चेहरा हिंदुस्तानी, DNA भी हिंदुस्तानी,
बदन की खुशबू हिंदुस्तानी, बुद्धा बुल्ला हिंदुस्तानी, मिर्ज़ा गालिब हिंदुस्तानी, मीर इकबाल हिंदुस्तानी, जनाबी था हिंदुस्तानी जैसे गांधी हिंदुस्तानी, दुल्ला भट्टी हिंदुस्तानी, माधुरी ते मधुबाला, रफ़ी ते बर्मन हिंदुस्तानी, गुलजार भी हिंदुस्तानी, शाहरुख आमर, सैफ ते सल्लू, साहिर मंटो हिंदुस्तानी, उर्दू अपनी हिंदुस्तानी, नज़म ते नात भी हिंदुस्तानी, गज़ल कवाली हिंदुस्तानी, भगत कबीर हिंदुस्तानी, दरियाओं का पानी भी अपना ये समंदर भी, इंडियन ओशन, दरियाओं का पानी भी अपना ये समंदर भी, गीत रीत भी हिंदुस्तानी, गर्मी सर्दी हिंदुस्तानी, आम ते जामन हिंदुस्तानी, सावन भादों हिंदुस्तानी, गाजर मूली हिंदुस्तानी, सिंध पंजाब हिंदुस्तानी, लाहौर पेशौर हिंदुस्तानी, पाकिस्तान भी हिंदुस्तानी। तेरा मसला ये है कि तू ना जाने हिंदुस्तानी, ना माशूकी, ना रफाकत, ना मुईशत, ना ही चाहत, तारीख सियासत, ना ही साजिश, सब हिंदुस्तानी तेरे दुश्मन, हर तेरा दुश्मन हिंदुस्तानी। और ये ज़ेर गौर है कि शाह वलीउल्लाह हिंदुस्तानी, अल्फे सानी हिंदुस्तानी, बाफरीद हिंदुस्तानी, निज़ामुद्दीन हिंदुस्तानी, देवबंद बरेली हिंदुस्तानी, मोइनुद्दीन हिंदुस्तानी, अजमेर शरीफ हिंदुस्तानी, हैदर टीपू हिंदुस्तानी, हीर ते रांझा हिंदुस्तानी, औरंगजेब हिंदुस्तानी, सैयद अहमद हिंदुस्तानी, नूर जहां भी हिंदुस्तानी, नफरत कीना हिंदुस्तानी, जिद ते गुस्सा हिंदुस्तानी, शहवत सोहबत हिंदुस्तानी, तेरा मेरा मसला एक सा, दो चार को छोड़ के अपने सारे हीरो तो हैं हिंदुस्तानी, अपने जैसे दिखने वाले तेरे मेरे जैसे इंसान, सबके मसले हिंदुस्तानी, भुख ते गुरबत हिंदुस्तानी, दुख मजबूरी हिंदुस्तानी, गप कहानी हिंदुस्तानी, अपनी शक्लें हिंदुस्तानी, अपनी अकलें हिंदुस्तानी, हम कहाँ के अरबी जानी, हम कहाँ के अरबी जानी, हम कहाँ के अरबी जानी। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान के, कहना चाहिए इमरान खान साहब, वो अब अपने आप को तुर्की कहते हैं। वो असल में इसको कहते हैं कल्चरल क्रंच कहते हैं कि आप अपनी अजम्पशन में ये होता है कि जब क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती और आपको जो भी फीड किया जाता है आप उसी से डील कर रहे होते हैं, तो आप कुछ सोचते हैं कि आपकी पास्ट में कुछ बड़ा अजीम दौर था और उसकी निशाते सानियाँ चाहते हैं, जो एक लफ्ज़ बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। इस पे एक अलग गाना भी है कि वो जो थे भूत बतेरे, मतलब भूत बसेरे, बोले उनको परस्तान। लेकिन उसमें ये होता है कि फिर आप अपनी आइडेंटिटी को ना किसी और तरह से लाना चाहते हैं। ये एक कनाडा में छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे जो फिल्म मेकर हैं अक्सर वो हॉलीवुड से बहुत मुतासर हैं। तो वो हालांकि कनाडा की अपनी स्टोरीज हैं, लेकिन जब वो हॉलीवुड टाइप बनाते हैं तो वो हॉलीवुड में जाके बीट हो जाती हैं। तो इस तरह जब हम अपने आप को अरबी कहते हैं तो वो हमारा, यानी कि जब सऊदी अरब जाते हैं तो हमारी कुत्तिया हो जाती है, जो हुई भी आपको पता है पिछले साल। इसी तरह जब हम अपने आप को टर्किश से मिलाते हैं तो हम टर्की तो नहीं है, वहाँ जाते भी हम मतलब रह जाते हैं फिर। तो इसलिए हम जब इंडिया में जाएं या इंडिया से बाहर दोस्तों को मिलते हैं तो हम एक जैसे लगते हैं, कोई किसी को पता नहीं चलता। मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं, जो मेरी दोस्त हैं, बहनों जैसी बहन है साधना, वो टोक्यो में हम इकट्ठे थे। तो उनके मियाँ जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस का हिस्सा थे, दिनेश्वर मुल्ले, बहुत अच्छे शायर भी हैं और वो फॉरेन सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए हैं। तो उन्होंने 2002-03 में पाइड ने उन्हें बुलाया। तो उन्होंने वो आए, उन्होंने कहा कि उस वक्त भी वाइट बॉल थी फौजें। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने आना है, उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं। तो मैंने कहा जी वो हमारे जीजा जी हैं, बिस्मिल्लाह आए। तो मैंने कहा वो किसी को बस बताए ना कि मैं इंडिया से आ रहा हूँ, बाकी उन्हें कहें कि आ जाए। अच्छा, मैं उनको एयरपोर्ट पे लेने गया, उनको पाइड ने जहाँ भी ठहराया था, मैं ना उनको एक ब्रू एरिया में विलेज रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ ले गया। तो वहाँ पे 2 वेटर थे। अच्छा, वहाँ पे मैंने कोई 7-8 और दोस्त, एक सराइकी, एक सिंधी, इस तरह करके दोस्त बुलाए और हमने, वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था तो हमने वहाँ ले गए, साग शाग बुलाया। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा मैं एक छोटी सी ना आपको एक खेल दिखाता हूँ। तो मैंने वो 2 वेटर को बताया, मैंने कहा यार ये देखो, हम में से 3 पंजाबी हैं, 2 सिंधी हैं, 1 हिंदू है, इंडियन है, और इस तरह करते। मैंने कहा अगर तुम पहचानोगे ना कौन है तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। अच्छा, उन्होंने पहले 4 गैसेस में मुल्ले साहब की तरफ नहीं गए वो,
वो हमारे जो एक दो दोस्त थे सराइकी थे, उनको एक जो हमारे दोस्त पंजाबी थे साउथ पंजाब से, उनको उन्होंने कहा कि ये हिंदू लगते हैं। इसका मतलब है कि वो हिंदू था नहीं कुछ। मैं जब सिविल सर्वेंट बना तो एक सीजीओ होता है कि आप फौज के साथ 1 महीना गुजारते हैं, तो मुझे एक सियाचिन भेज दिया। वहाँ पे मैं ऊपर वाले मोर्चे में गया तो नौजवान थे, उनसे गपशप की, तो वहाँ पे ना उन्होंने माधुरी की तस्वीर लगाई थी। तो मैंने कहा यार ये तो दुश्मन है। उन्होंने कहा दुश्मन होएगा इंडिया, ये अपनी मशूक है। सो ये जो चीजें हैं ना, ये अंदर से जो हमारा दुश्मन का कॉन्सेप्ट है और जो नैरेटिव है, ये इनमें बहुत डिस्कॉर्डेंट है, बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कहते ना दुकान चलेगी नहीं ज्यादा देर। या लेकिन दुकान बड़े अरसे से चल रही है इसी हेट की बुनियाद पर, बदकिस्मती से। इसका नुकसान सबको है उस खत्ते में, और सबसे ज़्यादा बदकिस्मती से भट्टी साहब पाकिस्तान को ही है। आपने ओए हबीबी की अभी नज़म सुनाई तो मुझे वो आपकी एक नज़म याद आ रही है कि टेक इट इजी हबीबी, या हबीबी। या हबीबी, बिल्कुल। वो भी मैं सुनना चाहूँगा और हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे। अच्छा, उसमें यह था कि ख़ासतौर पे जनरल ज़िया के दौर में जब हम हाई स्कूल यानी स्कूल में थे, तो हमें जो चार चीज़ें ना कि यहूदो हनूद और यही इंडियन एजेंट, ये नैरेटिव बना है 60s में। और इसका बैकग्राउंड ये है कि जब 65 की जो भी जंग थी, जो हम कहते हैं कि इंडिया ने हमला किया था, और एक हिस्ट्री कहती है कि हमने खुद ही ज़रा छेड़ के देखा था कि क्या होता है। और उसके बाद फिर जाहिर है कि 2 चीज़ें हुई कि 65 के बाद उन्होंने कहा कि इंडिया जो है उसको, उसमें जो हिंदूनेस है उसको दुश्मन के तौर पे हम कैसे अपनी पॉपुलर एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में बनाते हैं। तो नूर खान साहब को ये काम दिया गया, तो उन्होंने 69 में एक पॉलिसी एजुकेशन की बनाई जो अप्रूव नहीं हुई, लेकिन उसने सारी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस बहुत किया। ये जब मैंने एजुकेशन पे काम कर रहा था उस वक्त ये चीज़ सामने आई। अच्छा, उस पर एक और जोक भी उन्हीं दिनों के जब एक जगह पे जनरल मूसा से मंसूब है, तो द्रोग बर गर्दने रावी, जनरल मूसा नहीं होंगे तो कोई और होंगे। तो वो एक जवानों से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमारा जो दुश्मन है वो हिंदू है। तो एक नौजवान ने कहा कि सर यू मीन इंडियन? तो उसने कहा क्या क्या फ़र्क है? उसने कहा सर आई एम मेजर रामदास। तो बात ये है कि आपकी फौज में हिंदू हैं तो आपका दुश्मन फिर मतलब कि वो जो कॉन्ट्राडिक्शन आती है ना कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपने ब्रांडिंग करनी है चीज़ों की। तो उसके बाद फिर जब 80s में यानी ये सारा अफगान जहाद वाली हमने दुकान खोली, बल्कि शॉपिंग प्लाजा खोला, तो उस वक्त ये था कि मौलवी साहब को यानी यूज़ किया गया कि आपने एक नई आइडेंटिटी देनी है और आपने लोगों का त्राह करना है, यानी इस्लामाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है। तो उस पर यह था कि टेक इट इजी या हबीबी, कि हम जो आखिरत के लिए जीते हैं भाई, आखिरत इनाम है अच्छी लिव्ड लाइफ का, क्योंकि खुदा, ये ज़िंदगी भी खुदा का नेमत है और उसको अच्छी तरह गुजरेंगे तो फिर आगे शायद जन्नत मिल जाए, बरज़ख मिल जाए, दोज़ख मिल जाए, जो भी मिल जाए। तो उस तराजुर में ये लिखी गई है कि और मौलवी जो है ना वो एंटी ह्यूमर बहुत है। मौलवी का मतलब है कि जो पूरा, और हमारी यानी कि फ़ौज एक अपने और तरह का ह्यूमर एंजॉय करते हैं जिसको तंज कहते हैं। मज़ाक जो है उसको वो एक तो मजाक करने वाले को मरासी कह देते हैं या भांड कह देते हैं, तो उसको वैसे ही कहते ना मक्कू ठप्पो इन्हों जरा इन्हों कट टू इट्स साइज। तो अर्ज किया है कि दिल खोल के हंस ले तू, इस जीवन की चस ले तू, नफरत से नस ले तू, यार प्यार में वस ले तू, जो देना है जो लेना है, जो करना है जो कहना है, लेते देते करते कहते खुल के मुस्कुरा हबीबी, दिल मेरा बहला हबीबी, टेक इट इजी या हबीबी। दिल खोल के हंस ले तू, इस जीवन की चस ले तू, नफरत से नस ले तू, यार प्यार में वस ले तू, जो देना है जो लेना है, जो करना है जो कहना है, लेते देते करते कहते खुल के मुस्कुरा हबीबी, दिल मेरा बहरा हबीबी, टेक इट इजी या हबीबी। दावत इस्लाम है मावरा ज़ुबान से, मावरा लिबास से, आहोश में हवास में, मशले ईमान से आग ना लगा हबीबी, सोच की मुका गरीबी, हिजाब को उठा हबीबी, दिल मेरा बहला हबीबी, टेक इट इजी या हबीबी। यहूद के हनूद के नीस तो नाबूद के, ख्याल से आज़ाद हो, गैज़ो गज़ब जहल के, बहरे ज़ुल्मात को ज़ेर कर जहाद से, शहर को आबाद के, ख्वाब ले ख्वाब दे, भूल के जंग सलीबी, दिल मेरा बहला हबीबी। जदल और जंग से, कताल से तफंग से, जान को छुड़ा ले तू, गारतें भुला के तू, फेंक के बंदूक को बैत कर प्यार की, साथ मेरे आ हबीबी, क्या मिला तुझे मार के बीबी, दिल मेरा बहला हबीबी, टेक इट इजी या हबीबी।
और आखिरी है कि जज़ा सज़ा है रब की रज़ा, मौत के बाद क्या होगा, जन्नत हूरें और शराब, या हाविया का सख्त अजाब, आलम फाजल गाफिल सब, तुझे इल्म ना मुझे पता, हकीकत की सदा हबीबी, ना कड मेरा तरा हबीबी, दिल मेरा बहला हबीबी, टेक इट इजी या हबीबी। बहुत खूब, टेक इट इजी या हबीबी। वो टेक इट इजी वाली जो सिचुएशन है वो हो नहीं रही भट्टी साहब। उसका भी कोई इम्कान है, जिस तरह तब्दीली का कोई इम्कान है, हमने पीछे आपसे पूछा, वो टेक इट इजी वाला भी कोई इम्कान है? वो मेरी वाइफ भी कहती है और मेरे दोस्त भी कहते हैं कि मेरा दिमाग जो है ना इतना ऑप्टिमिस्टिक है कि उसका मतलब है कि उसका वो जो रियलिस्टिक इंटरप्रेट करता है चीज़ों को, या पेसिमिज्म वाला ना, वो खाना ही नहीं है। तो इसका मतलब मैं तो डिसफंक्शनल हूँ। तो मुझे तो लगता है, उम्मीद है और मेरी तो इरादा भी है प्रैक्टिकल सियासत करने का इंशाल्लाह। तो मैं तो समझता हूँ कि तब्दीली मुमकिन है और होगी। और मेरा उसमें ना, देखें आप अगर देखें जनरल दुरानी की, आपने एक इंटरव्यू किया था, हमारे दोस्त हैं रज़ा रूमी लोगों ने, और अभी ये जो जनरल साहब एक हैं जिन्होंने परवेज़ हुद भाई के पीछे पड़ गए हैं, तो इन दोनों जर्नलों की आप इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी है और उनकी आर्टिकुलेशन, उनकी समझ बूझ को जब देखें, तो इसका मतलब है कि फ़ौज में भी दो तरह के लोग हैं, कुछ जो सोचने वाले जनरल हैं और कुछ जो बिलीव करते हैं। तो जो सोचने वाले जनरल या फौजी हैं वो अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं उस पर एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और दूसरा है कि सियासी कुव्वतें जब अवाम ने वोट नहीं देने ना, तो वो उनको, और असल में तो यह कि वो वोट को इज्जत दो पे फिर वहाँ पे आ जाता है। हालांकि मैं मुस्लिम लीगी नहीं हूँ, लेकिन मतलब तो असल में तो यही ना कि जब मेजॉरिटी जो चीज़ चाहती है, सियासत आर्टिकुलेट करती है कि मेजॉरिटी क्या चाहती है और कैसे चाहती है। तो वो जब मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही आप इलेक्शन में गड़बड़ से बैलेट बॉक्स को चोरी करके वो कर लेते हैं, तो फिर वो आप एक हद तक तो उस बयानिए को लेकर चलते हैं, लेकिन तब्दीली आएगी लगता है। इस तरह नहीं आएगी जैसे खान साहब लाना चाह रहे हैं या जिस तरह फौज लाना चाह रही है, वो अपने तरीके से आएगी। तो वो अपने तरीके से जब चीज़ें आती हैं ना, तो वो फिर तूफान की तरह आती हैं। तो फिर वो यानी उसके बाद कौन सी बिल्डिंगें खड़ी रहती हैं, यानी वो जो सुनामी का एक फिनोमेना है, कौन सी नहीं रहती, वो फिर हमारे हाथ में नहीं होता। वो फिर जिस तरह ये मिस्र की एग्जांपल है कि वहाँ पे वो हुस्नी मुबारक को निकालते निकालते उनका ख्याल था तो इनकलाब आएगा, वो जनरल सीसी आ गया। तो हमारे साथ यही है। बट सब बात ही ज़रा सीरियस हो जाएगी, मैं थोड़ी सी कर देता हूँ कि वो जो मिस्र में जो कुछ हुआ या अरब स्प्रिंग में जो कुछ हुआ, उसका फ़ायदा वायदा कुछ नहीं फ्रैंकली हो सका, सिवाय इस बात के कि और डिस्ट्रक्शन हुई है उस रीजन में। पाकिस्तान में जो आपको ऑप्टिमिज़म है, वो ऑप्टिमिज़म मुझे भी 35-40 साल पहले काफ़ी होती थी। दुआ को हम भी हैं, आज भी हैं कि बेहतरी हो जाए, चूँकि उसमें गरीब अवाम का भला होगा अगर बेहतरी हो जाएगी। जो लोग पिस रहे हैं उस रीजन में अमन आ जाएगा। लेकिन 35-40 साल पहले भी मैं ढूंढ रहा था कि पाकिस्तान आर्मी में सोचने वाले जो जनरल्स हैं वो होंगे कहीं। वो कुछ सोचते तो ज़रूर हैं, मगर वो कुछ और ही सोचते हैं, जिस तरह आप और मैं सोचते हैं या जिस तरह आवाम चाहती है कि वो सोचे। ऐसा ना तो पहले थे, ना ही आज मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी थोड़ी सी उसमें वो भी आ जाती है, थोड़ी सी प्रेज भी आ जाती है आप और आप जैसे लोगों की, जो राइटर हैं, जो समझदार हैं, जिन्होंने बहुत पहले भांप लिया कि ये तब्दीली नहीं आएगी। तो मैंने तो, एक मेरा जोक है कि मैंने अपना जोवेनेलिया ज़्यादा एक्सटेंड किया, तो मुझे अभी भी समझ नहीं आई जो बहुत सारे दोस्तों को आगे। तो बस इस तरह ही है कि यानी, लेकिन ये जो होप होती है ना, ये सबसे बड़ी और बुरी ड्रग होती है। तो लेकिन ये ज़रूरी भी बहुत होती है। तो अब बस इसका ही है कि ये मतलब वो कहते हैं मेन में नहीं इसको देखना के चलना है। राइट, बिल्कुल ठीक बात है। खैर, ये तो बातें अपनी जगह पे, चूँकि मैं भट्टी साहब आपके साथ जब बात कर रहा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तब्दीली की बात ही नहीं है, टेक इट ईजी की बात ही नहीं है। हमारा वो जो वहाँ का एक तशख़्ख़ुस है उस रीजन का, जो ज़ाहिर है, जो आपने अभी वो अपना ओए हबीबी में जो आपने सूरत हाल बयान की कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, उसी सिलसिले में मुझे एक आपकी वो जो नज़्म आपने पीछे बात भी कर रहे थे, आपने कहा कि बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, कोई न्यूक्लियर कोई हंगामा ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। उसी कॉन्टेक्स्ट में वो एक आपकी नज़म है। वैसे तो आपकी बहुत सारी नज़में गाई भी गई, अली आफ्ताब वो बहुत अच्छा गाते हैं, तो उन्होंने ये वाली नज़म भी गाई। हम आखिर में शो में वो आपकी कर्टसी, आपकी परमिशन के साथ और उनकी कर्टसी के साथ यहाँ चलाएंगे भी। मेरी कौम बड़ी जज्बाती है, ग्रामर आपको उर्दू लगेगी लेकिन लहजा और हर चीज़ पंजाबी है। बिल्कुल। और मेरी कौम का मतलब है नॉर्थ इंडियन, जो हम सारे हैं।
मेरी कौम बड़ी जज्बाती है, मेरी कौम बड़ी जज्बाती, खुद खुश हमले ढाती है सुबह शाम ते राती। नरम दिले दी गर्म लहर पल पल उमड़ के आती है, गल गल डुल डुल जाती है, एवें ही अख पर आती है। मेरी कौम बड़ी जज्बाती है, मेरी कौम बड़ी जज्बाती। कड के हिंजू लैके हौका, मार के जफ्फी पाके रौला, बिन पूछे समझाती है, सबका गम बटाती है। मेरी कौम बड़ी जज्बाती है, मेरी कौम बड़ी जज्बाती। चिकन कढ़ाई सीख कबाब मगज़ मसाला, पा चौलां ते मटन दा शोरा, उत्तों पी के लस्सी गाड़ी दिल का साड़ बुझाती है। फिर ताज़ा तत्ती दुध पत्ती दिल को ठार पहुँचाती है। मेरी कौम बड़ी जज्बाती है, मेरी कौम बड़ी जज्बाती। टीवी उत्ते टॉक शो दी गर्मा गर्म करारी झूठी, नूरा कुश्ती लाग डाट नू रज के लिफ्ट कराती है। कई बारी फेर दोहराती है। टीवी उत्ते टॉक शो दी गर्मा गर्म करारी झूठी, नूरा कुश्ती लाग डाट नू रज के लिफ्ट कराती है। कई बारी फेर दोहराती है। मेरी कौम बड़ी जज्बाती है। और फेवरेट हिंदू दुश्मन जड़ा है, हिंदू बनिए दुश्मन साडे, साजिश राह दी चार चफेरे, पर वेख के बालन बेबू जिंता, ऐश सैन ते मुन्नी शीला, अखा नू गरमाती है, अपना दिल परचाती है। मेरी कौम बड़ी जज्बाती है। मुल्क की खुद मुख्तारी पे, अमेरिका से यारी पे, इस्लाम की पहरेदारी पे, ये अपना शहर जलाती है, वैर अकल से जाती है। मुल्क की खुद मुख्तारी पे, अमेरिका से यारी पे, इस्लाम की पहरेदारी पे, ये अपना शहर जलाती है, वैर अकल से जाती है। मेरी कौम बड़ी जज्बाती है। और आखिर पे है कि जे भारत ने हमला किया, फौज ते एटम बम चले सी, इसराइल दा ना रहसी, CIA दी ऐसी तैसी। इस तरह की बातें करके अपना दिल बहलाती है। मेरी कौम बड़ी जज्बाती है। कड के हंजू लेके होका, मार के जफ्फे पाके रोला, बिन पूछे समझाती, सबका गम बटाती है। एवें अख भर आती है, मेरी कौम बड़ी जज्बाती है, कौम बड़ी जज्बाती है, मेरी कौम बड़ी जज्बाती है। कौम बड़ी जज्बाती है, मेरी कौम बड़ी जज्बाती है, कौम बड़ी जज्बाती है, मेरी कौम बड़ी जज्बाती है। से यारी पे, मुल्क की खुद मुख्तारी पे, इस्लाम की पहरेदारी पे, ये अपना शहर जलाती है, वैर अकल से जाती है। मेरी कौम बड़ी जज्बाती है, कौम बड़ी जज्बाती है, मेरी कौम बड़ी जज्बाती है। जे भारत ने हमला कीता, फौज ते एटम बम चलैसी, इसराइल दा नाना रहसी, CIA दी ऐसी तैसी। इस तरह की बातें करके अपना दिल बहलाती है, दिल का साड़ बुझाती है। मेरी कौम बड़ी जज्बाती है। ने 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 ने, कौम बड़ी जज्बाती है, मेरी कौम बड़ी जज्बाती है। यार बत्ती चली गई। बातचीत सुन रहे थे आप अरशद भट्टी साहब की। अरशद भट्टी साहब ह्यूमर के पेराए में बातचीत करते हैं और अपना भरपूर मैसेज देते हैं। उनकी कोशिश होती है कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाए बगैर बात भी कर दी जाए और शायद तब्दीली भी आ जाए। तब्दीली के बारे में वो ऑप्टिमिस्ट भी हैं और इसी सिलसिले में वो अपना यूट्यूब का एक
व्लॉग भी चलाते हैं 5 मिनट के नाम से, आप ज़रूर देखिए। और हमारी भी कोशिश होगी कि हम टैग टीवी पर उन्हें लाते रहें और उनकी बातचीत को और उनकी नज़मों को और उनकी मौसीकी को आपके साथ शेयर करते रहें। आज का हमारा खसूसी बिला तकल्लुफ़ तज़िया देखने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.